तो दोस्तों, भारत के सबसे बड़े ब्लॉगर्स में से एक माने जाने वाले Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. करोड़ों सब्सक्राइबर्स और करोड़ों लोगों का भरोसा रखने वाले सौरभ जोशी आज एक ऐसी कंट्रोवर्सी के सेंटर में है। दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। जिसने सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस नहीं छेड़ दी, बल्कि देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक को भी पब्लिकली सामने आकर जवाब देने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों पहले सौरभ जोशी ने अपनी मर्सिडीज कार में E20 पेट्रोल को लेकर के एक दावा किया। वीडियो वायरल हो गया और देखते ही देखते उस वीडियो की क्लिप्स सोशल मीडिया पर फैलने लग गई। कई बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स, तथाकथित पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने भी इस मुद्दे को उठाया। एक नॉर्मल व्लॉग अचानक से नेशनल डिबेट का विषय बन गया। लेकिन फिर वो हो गया जिसकी झलक हमने कुछ ही दिन पहले मनीष कश्यप वाले केस में देख ली थी, बस थोड़े बड़े स्केल पर। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। कंपनी ने साफ कहा कि भारत में बेची जाने वाली अपनी गाड़ियां E20 फ्यूल के लिए सर्टिफाइड भी हैं और मटेरियली कंपैटिबल भी हैं, यानी केवल इंजन ही नहीं बल्कि वाहन में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेंट मटेरियल्स भी इस फ्यूल के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। एंड देन जिस हिस्से को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद हुआ था, वो बाद में सौरभ जोशी के व्लॉग से हटा दिया गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक वीडियो सही थी या फिर गलत थी। सवाल यह है कि क्या करोड़ों लोगों तक पहुंच रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है जितनी उनकी लोकप्रियता? क्या एक वायरल वीडियो किसी ब्रांड की रेपुटेशन को इफेक्ट कर सकती है? क्या ऐसे इश्यूज भारत में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही ग्लोबल कंपनीज के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या ये केवल एक इन्फ्लुएंसर की गलती थी या फिर सोशल मीडिया का पूरा इकोसिस्टम बिना सफिशिएंट फैक्ट चेकिंग के किसी भी दावे को लाखों लोगों तक पहुंचाने लगता है? आज के इस वीडियो में हम पूरे इवेंट को शुरू से अंत तक समझेंगे। सौरभ जोशी के दावों से लेकर के मर्सिडीज के आधिकारिक स्टेटमेंट तक, मनीष कश्यप जैसे पिछले विवाद से लेकर के E20 फ्यूल की एक्चुअल टेक्निकल कंडीशन तक, और यह भी कि इस पूरे केस से हमें डिजिटल एज में जिम्मेदार इन्फ्लुएंसिंग, कॉर्पोरेट रेपुटेशन और भारत के मेक इन इंडिया मिशन के बारे में हमें क्या सीख मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं पैम्फलेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दावा क्या था? चलिए पहले वो क्लेम समझ लेते हैं जिसने ये पूरा तूफान शुरू किया। सौरभ जोशी ने अपनी मर्सिडीज बेंज GLC 300 के डैशबोर्ड पर माइलेज दिखाते हुए कहा कि उनकी गाड़ी पहले 17 किलोमीटर पर लीटर तक चलती थी, फिर अचानक से वो 9 पर आ गई और अगले ही दिन 5 पर आ गई। सीधा इशारा था कि जो E20 पेट्रोल है वो इस प्रॉब्लम की जड़ है। अब यहाँ नंबर्स पर भी गौर कर लीजिए। GLC 300 पेट्रोल वेरिएंट की ऑफिशियल ARAI सर्टिफाइड माइलेज 14.7 किलोमीटर पर लीटर है, वो भी परफेक्ट टेस्टिंग कंडीशंस में, ना कि रियल वर्ल्ड ट्रैफिक में। अगर सौरभ जोशी ये कह रहे हैं कि उन्हें 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर मिल रही थी, तो सवाल उठता है कि क्या वो लगातार डाउनहिल हाईवे पर ही गाड़ी चला रहे थे? क्योंकि किसी भी हैवी AWD टर्बो पेट्रोल SUV के लिए सर्टिफाइड फिगर से ज्यादा माइलेज मिलना, वो भी सिटी ट्रैफिक में, साइंटिफिकली तो बेहद मुश्किल है। और दूसरी बात यह कि रियल टाइम डैशबोर्ड पर 5 किलोमीटर पर लीटर दिखना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। कोई भी हैवी SUV अगर ट्रैफिक में रुक रुक करके चल रही हो या फिर ब्लॉक के लिए आइडल खड़ी हो, वो 5 किलोमीटर पर लीटर आराम से दिखा देगी। ये उस पल की रीडिंग है, पूरी टैंक का एवरेज नहीं है। ये E20 फ्यूल को लेकर के साइंटिफिक डेटा बिल्कुल स्पष्ट है। कंपैटिबल व्हीकल्स में माइलेज पर असर सिर्फ 3 से 6% के आसपास रहता है। 70% की गिरावट यानी 17 से सीधा 5 पर आ जाना फिजिक्स के हिसाब से तो किसी फ्यूल ब्लेंडेड की वजह से संभव ही नहीं है। E20 कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि इंजन और फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स कोरोड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हैवी ट्रैफिक के लॉज ऑफ फिजिक्स बदल जाएंगे। वीडियो वायरल होते ही जो हुआ वो अब एक पहचाना हुआ पैटर्न बन चुका है। मोहम्मद जुबैर, रवीश कुमार, अमित किलोर जैसे नाम सामने आ गए, ट्वीट्स की बाढ़ आ गई और एक पर्सनल व्लॉग कुछ ही घंटों में एक नेशनल नैरेटिव बन गया। E20 आपकी गाड़ी बर्बाद कर रहा है, यही नैरेटिव था। यहीं पर सवाल उठता है कि क्या इतने बड़े नामों ने टेक्निकल वेरिफिकेशन किया था या सिर्फ वायरल मोमेंटम को आगे बढ़ा दिया? क्योंकि जब एक क्लेम बिना इंजीनियरिंग डेटा के, बिना मैन्युफैक्चरर के जवाब के इतनी तेजी से मेनस्ट्रीम कमेंट्री में शामिल हो जाती है, तब सवाल सिर्फ क्रिएटर पर नहीं रहता, सवाल उस पूरे इकोसिस्टम पर आ जाता है जो उसे बिना जांचे परखे आगे बढ़ा देता है। और फिर आया वो पल जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। कंट्रोवर्सी वाला हिस्सा व्लॉग से हटा दिया गया। रिमूविंग अ सेक्शन अपने आप में गलती का सबूत तो है नहीं, लेकिन जब ऑडियंसेस का भरोसा इन्वॉल्व हो तब वो एक रिलेवेंट डेवलपमेंट बन जाता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दर्शक उम्मीद करते हैं कि क्रिएटर जो उनका है अपने फैक्चुअल दावों पर टिका रहे, और अगर वही हिस्सा गायब हो जाए तो सवाल वेरिफिकेशन प्रोसेस पर भी उठना लाजमी है। इसी बीच मर्सिडीज बेंज इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल कस्टमर एडवाइजरी आई जिसके शब्द बहुत सोच समझ करके चुने गए थे।
At Mercedes-Benz, customer safety, vehicle reliability, and performance are of paramount importance to us. All Mercedes-Benz petrol BS6 vehicles are materially compatible with E20 fuel and certified accordingly by relevant authorities. We are happy to support customers for any technical queries. Mercedes-Benz remains committed to sustainable mobility. ध्यान दीजिए materially compatible शब्दों पर। Mercedes ने सिर्फ ये नहीं कहा कि इंजन E20 पर चलता है, उन्होंने स्पेसिफिकली मटेरियल कंपेटिबिलिटी की बात की है, यानी फ्यूल लाइन्स, सील्स, रबर कंपोनेंट्स, होसेज, गैस्केट, वो सारे पार्ट जिन्हें लेकर के इथेनॉल ब्रांड्स पर सालों से सवाल उठते रहे हैं। ये वर्डिंग सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि ड्यूरेबिलिटी को लेकर के भी भरोसा दिलाने के लिए चुनी गई लगती है। एक ग्लोबल लग्जरी मैन्युफैक्चरर का इतना कैटेगोरियल स्टेटमेंट देना अपने आप में इस बात का संकेत है कि कंपनी वायरल क्लेम्स को हल्के में नहीं ले रही है। अब यहीं पर हमें कुछ ही दिन पहले हुआ एक और केस याद आता है, मनीष कश्यप और टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। कश्यप ने दावा किया था कि उनकी नई इनोवा हाई क्रॉस सिर्फ 12,000 किलोमीटर चलने के बाद खराब हो गई और इसका जिम्मेदार उन्होंने E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि जब गाड़ी सर्विस सेंटर ले गए तो वारंटी क्लेम रिजेक्ट कर दी गई। वीडियो वायरल हो गई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक के खिलाफ आरोप लगाए गए और एक बार फिर E20 पॉलिसी पर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई। लेकिन जब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने टेक्निकल इंस्पेक्शन किया तो कहानी पूरी तरह अलग निकली। कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि इनोवा हाई क्रॉस को E20 पर चलने के लिए ही डिजाइन, टेस्ट और सर्टिफाई किया गया है। इंस्पेक्शन में पाया गया कि गाड़ी में कंटेमिनेटेड फ्यूल भरा गया था, भारी इंप्योरिटीज के साथ, ना कि E20 की वजह से कोई नुकसान हुआ था। टोयोटा के इंजीनियर्स ने कंटेमिनेटेड फ्यूल निकाला, टैंक और फ्यूल लाइन साफ की, स्टैंडर्ड E20 पेट्रोल दोबारा भरा और गाड़ी को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लौटा दिया। टोयोटा ने कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। नितिन गडकरी ने खुद सार्वजनिक रूप से चुनौती दी कि कोई भी ऐसी गाड़ी दिखा दे जिसे E20 फ्यूल से नुकसान हुआ हो। उन्होंने बताया कि जांच में गाड़ी के टैंक में पेट्रोल के साथ में पानी मिला हुआ पाया गया था। अब जरा सोचिए, दो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, दो अलग अलग गाड़ियां, दो अलग अलग ब्रांड्स, लेकिन पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। ड्रामेटिक वीडियो क्लेम कर लो, नेशनल आउटरीच दिखा दो, फिर मैन्युफैक्चरर का टेक्निकल रिबटल और फिर सवालों के घेरे में वो खुद क्रिएटर आ जाता है जिसने क्लेम किया था। ये पैटर्न अब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये एक इकोसिस्टम की तरफ इशारा करता है जहां एक प्रीमियम गाड़ी, एक ड्रामेटिक डैशबोर्ड रीडिंग और एक इमोशनल कैप्शन इतना काफी है लाखों व्यूज और नेशनल हेडलाइंस के लिए, चाहे उसके पीछे टेक्निकल सच्चाई कुछ भी हो। यहां एक बात साफ कर देनी जरूरी है कि कोई ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट पर क्रिटिसिज्म करने का हक नहीं है। हर कंज्यूमर को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का पूरा अधिकार है। सवाल ये नहीं है कि क्रिटिसिज्म हो या फिर ना हो, सवाल यह है कि वो क्रिटिसिज्म फैक्ट्स पर आधारित हो या फिर सेंसेशनल दावों पर जो लाखों लोगों को गुमराह कर सकते हैं। देखिए, एक आम कंज्यूमर का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना और करोड़ों सब्सक्राइबर्स वाले इन्फ्लुएंसर का पूरी फ्यूल पॉलिसी पर ब्रॉड कंक्लूजन निकालना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बड़े क्रिएटर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देते, वो खरीदारी के फैसले प्रभावित करते हैं, वो ब्रांड्स पर भरोसे को प्रभावित करते हैं, वो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं और जितना बड़ा इन्फ्लुएंस उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ समय में एंटी एस्टेब्लिशमेंट कंटेंट बनाने वाले नए क्रिएटर्स की संख्या अचानक से क्यों बढ़ गई है? क्या ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई कोऑर्डिनेटेड प्रमोशन पैटर्न? ये पैटर्न ऑब्जर्व करना, सवाल उठाना पूरी तरीके से वैलिड है। देखिए, अब इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखते हैं। भारत सालों से ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को यहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मेक इन इंडिया सिर्फ सरकारी नीति पर निर्भर नहीं करता, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर भी उतना ही जरूरी है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने से पहले देखती है कि मार्केट कितनी स्टेबल है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है और ब्रांड रेपुटेशन को लेकर के कितना रिस्क है। अगर बार बार बिना ठोस सबूत के वायरल कैंपेन्स ब्रांड को निशाना बनाते रहें तो कंपनीज को ये लगने लगता है कि भारत एक ऐसी बाजार है जहां एक रात में बिना किसी ठोस वजह के सोशल मीडिया पर रेपुटेशन तबाह हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज निवेश करना बंद कर देंगी, लेकिन रेपुटेशन रिस्क अब उनके कैलकुलेशन का एक और हिस्सा बन जाता है। और यही वजह है कि फैक्चुअल और रेस्पॉन्सिबल डिस्कोर्स सिर्फ पत्रकारिता की नैतिकता का सवाल नहीं बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक हित का भी सवाल हो जाता है। यही वजह है कि हाल ही में कई मैन्युफैक्चरर्स, मर्सिडीज हो या फिर टोयोटा, अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ और स्पष्टता के साथ पब्लिक रेस्पॉन्स दे रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन को अनचेक फैलने देने की बजाय कंपनीज ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी कर रही हैं, कहीं कानूनी कार्रवाई भी कर रही हैं। यह दिखाता है कि डिबेट अब सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये कॉर्पोरेट रेपुटेशन मैनेजमेंट का भी मुद्दा बन चुका है। आज के डिजिटल इकोसिस्टम में वायरल कंटेंट एक तय रास्ते से गुजरता है। एक क्रिएटर वीडियो डालता है, कुछ हैंडल्स उसके सिलेक्टेड क्लिप्स एम्पलीफाई करते हैं, कमेंटेटर्स उस पर बहस करते हैं, न्यूज़ पोर्टल्स उसे कवर करते हैं और अंत में करोड़ों लोग सिर्फ एक नैरेटिव तक पहुंच पाते हैं
ओरिजिनल वीडियो कभी देख ही नहीं पाते। अब इंटेंशनल हो या फिर ना हो, यह एम्प्लीफिकेशन किसी भी दावे की पहुंच को कई गुना बढ़ा देता है। इसीलिए शेयर करने से पहले वेरीफाई करना आज के दौर में सबसे जरूरी आदत बन चुकी है। सौरभ जोशी हो या फिर मनीष कश्यप, कहानी एक ही सीख देती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि साथी प्रिंसिपल्स हैं। कोई नहीं कह रहा कि क्रिएटर्स प्रोडक्ट रिव्यू करना बंद कर दें। क्रिटिकल रिव्यू जरूरी हैं, वैल्यूएबल हैं, लेकिन जब आपके पास करोड़ों की पहुंच हो तो एक जिम्मेदारी भी साथ में आ जाती है। आपके फैक्चुअल दावे ठीक से वेरीफाइड होने ही चाहिए। आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर सिर्फ एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं है, वो स्टॉक सेंटिमेंट हिला सकते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बदल सकते हैं और ब्रांड रेपुटेशन बनाया बिगाड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट तक को प्रभावित कर सकते हैं। वो जितना बड़ा प्रभाव उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी की जिम्मेदारी भी मांगता है। जैसे जैसे भारत की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि सार्वजनिक बहस रिगोरियस तो हो, एविडेंस बेस्ड भी हो और कंज्यूमर तथा मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए फेयर हो, क्योंकि आखिरकार सच्चाई किसी डैशबोर्ड रीडिंग से नहीं बल्कि वेरीफाइड डेटा से तय होती है। दोस्तों, सौरभ जोशी के उस ब्लॉग पर और ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।